Hello students, welcome to Dakshina E classroom. In today's class we will discuss DT07 paper 2. ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन एज पर गिवन प्रॉब्लम्स. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ्स का आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं अपन? द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 3 to the power 400 आर, मतलब 3 to the power 400 का अपने को निकालना है लास्ट 2 डिजिट्स. तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. इसको क्या करो, 9 to the power 200 लिख सकते हैं अपन. 3 का स्क्वायर का पावर 200 और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 की पावर 200. अब इसका एक्सपेंशन कर दो. एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 -1 -1 to the power 0 इंटू, या अपन बोल सकते हैं 10 to the power 200 इंटू -1 to the power 0 प्लस 200C1 10 to the power. अब 10 to the power 200 199 इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जो लास्ट की टर्म्स आएगी इसकी 200C 199, उसमें आएगा अपने पास 10 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 199 प्लस 200C 200 10 की पावर 0 -1 की पावर 200. अब देखो इससे पहले जो टर्म होगी उसमें तो 100 कहीं ना कहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो इससे पहले तो लास्ट 2 टर्म्स में 0 0 होगा, है ना. इस पूरे टर्म्स को अपन लिख सकते हैं 100 इंटू सम आई प्लस ये दो जो बची है उसको देखो 200C 199 इज नथिंग बट 200 इंटू 0 तो ये 2000 इंटू -1 तो ये माइनस में आ गया -2000. ठीक है, प्लस इसको देखो ध्यान से 200C 200 तो ये -1 की पावर 200 ये आ गया 1. अब ये 2000 है, ये 100 इंटू आई बहुत बड़ा नंबर है. ये जो भी क्वांटिटी आएगी ये बहुत बड़ा नंबर होगा. और इसमें एक चीज़ अपन श्योर है कि 10 की पावर्स बहुत सारी होगी. यदि 100 कॉमन भी ले ले तो ये है i -20, फिर भी लास्ट 2 डिजिट 00 होगा और ये i 20 से बड़ा होगा फॉर श्योर, है ना. इसमें कोई डाउट नहीं है. ये वो जो बड़े वाले नंबर्स होंगे ये काफ़ी ग्रेटर होंगे. ठीक है, +1. तो लास्ट 2 डिजिट्स की यदि बात करेंगे तो इसके अंदर लास्ट 2 डिजिट्स कितना आएगा, 1 आएगा, 0 1. ठीक है, सही है बात, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है. 9 to the power 200 है ना, 9 to the power 200 नंबर बहुत बड़ा है. तो ये जो नंबर होगा ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा फॉर श्योर. ठीक है ना. और वो 100 से मल्टीप्लाइड में है तो ये पूरा एक इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू 100. तो एक बहुत बड़ा नंबर है, 100 का मल्टीपल है +1. तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, है ना. ये जो भी नंबर होगा लास्ट 2 डिजिट होगा 0 1 इस टाइप से. ठीक है, तो 8th का 4 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स दिस 2 लाइन्स. तो एक प्लेन अपने को दिया हुआ है. एक प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है, ax + ax - 2y + z = d. एक दूसरा प्लेन है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है. ठीक है, तो दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है. इसका मतलब क्या है, उसके प्लेन में 2 लाइंस हैं इस तरीके से. तो बात ये आ रही है कि यहाँ पे वेरिएबल a और d 2 है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने को गिवन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में. अब इन दोनों के बीच में यदि फाइनाइट डिस्टेंस आ रही है, आप एक बार इमेजिन करो कोई 2 प्लेन है, उनके बीच की डिस्टेंस यदि फाइनाइट आ रही है तो वो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल ही होंगे, और कोई तरीका नहीं हो सकता. यदि पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और उस केस में तो डिस्टेंस क्या हो गई, 0 2 प्लेन के बीच में.
तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है अपने को कि ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। ये दोनों प्लेन्स आपस में यदि पैरेलल हुए तो ए की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, बोलो। तो यहाँ से देखो इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ मैं, आई जे के 2 3 4 3 4 5 n1 क्रॉस n2 क्या आ रहा है देखो, i इंटू 15 माइनस 16 माइनस 1 प्लस j इंटू 12 माइनस 10 2j कैप प्लस k इंटू 8 माइनस 9 माइनस k कैप, ये आ रहा है। और इसमें ये -2 है तो इसको n1 क्रॉस n2 को अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस n1 क्रॉस n2 भी वही है, तो ये बन जाएगा i माइनस 2j प्लस k कैप। ये भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, तो -2 1 ये तो सेम हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, है ना, इसका जो नॉर्मल होगा और इस दोनों का नॉर्मल होना चाहिए सेम, तभी ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल। इसका मतलब आ गया a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मतलब ये प्लेन की इक्वेशन भी मेरे को पता लग गई, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू डी। और इस प्लेन की इक्वेशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि एक पॉइंट मुझे पता है यहाँ पे 2 3 4 इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास देखो, x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस माइनस प्लस का 1 इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा प्लेन। तो ये दो प्लेन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है अपने को, और अपने को क्या निकालना है, d की वैल्यू। तो d की टर्म्स में आएगी डिस्टेंस साफ साफ, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपना d का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बात, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e टू द पावर कोस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस e अपॉन अल्फा की पावर m इज इक्वल टू माइनस e बाई 2। फाइंड m बाई n, निकालना है क्या अपने को, m बाई n। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यदि अल्फा टेंडिंग टू 0 है तो 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। e कॉमन ले लेते हैं, e कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, e टू दी पावर कोस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन, क्या करता हूँ मैं, कोस ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये जो भी है, ये जो भी क्वांटिटी है किसको टेंड करेगी, अब अल्फा टेंडिंग टू 0 पे ये टेंड करेगा 0 को, तो एक तरीके से e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, और ये जो अल्फा की पावर m है वो तो है ही, तो कोस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस 1। अब कोस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस 1 के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैंने एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या बना लेता हूं मैं, 1 माइनस कोस अल्फा की पावर n। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये होता है थीटा टेंडिंग टू 0 पे हाफ, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, अल्फा की पावर n का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सही बात। ये क्या हो जाएगा अपने पास हाफ। अब अल्फा की पावर 2n है, नीचे अल्फा की पावर m ऑलरेडी था, ये अब सोल्व होगा। देखो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 पे, ये लिमिट क्या आएगी अपने पास 1, ये लिमिट क्या आएगी अपने पास हाफ, ये लिमिट अपने पास आ जाएगी। अब जो भी आएगी उसको अपन देखते हैं, माइनस ऑफ e बाई 2 इंटू
अल्फा की पावर 2n माइनस m, अल्फा टेंडिंग टू क्या है 0। अब अल्फा यदि 0 को टेंड करता है और इसका आंसर -e/2 आ रहा है, तो अल्फा टेंडिंग टू 0 पे जो पावर बन रहा है, इस पावर को क्या होना पड़ेगा बच्चों, पावर को 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, अल्फा टेंडिंग टू 0 है ना, ऊपर यदि फाइनाइट 0 हो गया है ना, समथिंग टेंडिंग टू 0 की पावर एग्जैक्ट यदि 0 होगा तो ये लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो e⁻² 2n माइनस m इज इक्वल टू 1, तो 2n माइनस m इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा बच्चों, एग्जैक्ट 0, तो 2n/m इज इक्वल टू 1, सो n/m इज इक्वल टू 1/2। अपने को चाहिए क्या, चाहिए अपने को m/n, m/n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस ऑन द प्लेन दिस। तो एक अपने पास प्लेन है, कोई 2 पॉइंट है, इसका इस पे प्रोजेक्शन चाहिए। अब देखो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई अपने को क्या चाहिए, इस प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन चाहिए। अपन को पता है क्या है, नॉर्मल वेक्टर पता है इसका, और ये वेक्टर पता है। ये वेक्टर मैंने मान लो माइनस करके, ये बी वेक्टर है, मान लो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, तो ये वेक्टर हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, ये वेक्टर पता है। अब इसका इस प्लेन पे प्रोजेक्शन, ठीक है, इस प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालना है, किसका, b का। तो अपन ने बोला कि ये एंगल तो मैं जानता हूँ, बोलो, तो अपने को क्या चाहिए, ये एंगल यदि थीटा है तो अपने को चाहिए b साइन थीटा, राइट, क्योंकि b कोस थीटा तो n की डायरेक्शन में होगा, अपने को क्या चाहिए, b साइन थीटा, राइट। तो b कोस, बात समझ में आ रही है ना, b साइन थीटा चाहिए। b साइन थीटा अपन कैसे निकालेंगे, या तो अपन क्या करें, b क्रॉस n अपॉन मोड ऑफ n, है ना। इसका एक तरीका तो क्या है, मेथड 1 तो क्या है अपने पास, b क्रॉस n अपॉन मोड ऑफ n, b साइन थीटा सीधे सीधा मिल गया। दूसरा अपन क्या करें, अपन कोस थीटा निकाल लेते हैं, वहां से साइन थीटा निकालेंगे, तो अपन क्या करते हैं, मोड ऑफ b इंटू कोस थीटा कैसे निकालेंगे, b साइन थीटा को ये भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा तो मैं जानता हूं क्या होगा, b डॉट एन कैप अपॉन मोड ऑफ b मोड ऑफ n। ये आ गया अपना आंसर, रख देंगे, आंसर आ जाएगा, या ट्राइंगल से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 8 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी विच हैज 10 बुक्स ईच ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इफ बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर अलाइक, इफ इज n देन द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, 8 बुक्स है फ्रॉम द लाइब्रेरी विच हैज 10 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अपने को सेलेक्ट करना है 8 बुक्स। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास क्या है, 10-10 बॉक्स के, ये मान लो x1 xm है, ये xp है, ये xc है, ये xe है। मान लो अपन ने x ऑब्जेक्ट उठाए, या xm से मैथमेटिक्स की बुक उठाई, xp मान लो अपन फिजिक्स की बुक्स उठाते हैं, xc केमिस्ट्री की उठाते हैं, और xe अपन xe इंग्लिश की उठाते हैं। इन सब का समेशन क्या होना चाहिए, 8, मतलब xm प्लस xp प्लस xc प्लस xe इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 8। अब रेस्ट्रिक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल 10 अपने को अवेलेबल है, तो चाहे 10 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 40 रखो, अपने को तो 8 ही उठानी थी, 8 अपने पास अवेलेबल है, तो अपना रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है इस फिक्टिशियस थ्योरम में, जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो अपने को बेसिकली क्या करना है, इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 8 + 3c3, 11c3 विल बी आंसर। कितना आ रहा है, 165। अब 165 के नंबर ऑफ डिविजर्स अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है देखो, x इज ए बाइनोमियल वेरिएट ऑफ 6 ट्रायल। तो एक ट्रायल है अपने पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक ट्रायल है जिसमें 6 ट्रायल किया गया, तो प्रोबेबिलिटी 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब 6 ट्रायल किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, मतलब 4 टाइम्स सक्सेस मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि ये बाइनोमियल ट्रायल है। तो अपन ने बोला कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस बी q, है ना। तो कितनी बार अपने को सक्सेस मिल रही है, 4 बार, तो 6 में से 4 बार अपने को सक्सेस रेट मिल रही है, तो 6c4 इंटू सक्सेस मिल रही है, मतलब 4 बार अपने को सक्सेस मिलनी चाहिए, तो 2 बार क्या मिलनी चाहिए अपने को अनसक्सेस, इंटू 9 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 6c2 इंटू p की पावर 2 इंटू q की पावर 4। तो देखो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, 6c4 इंटू 6c2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा q बाई पी का होल स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा नीचे पी स्क्वायर, ऊपर बच रहा है क्यू स्क्वायर। और अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 3। अब मुझे पता है कि -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी p होगा वो 1 से छोटा होगा, तो -3 का लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। तो बनेगा क्या, सिर्फ +3। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 3p, 4p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/4, ठीक बात। अपने को अब चाहिए क्या, p इज इक्वल टू 1/4, अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अपने पास आएगा 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो 37 में क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए मिक्स्ड डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम अमंगेस्ट 9 मैरिड कपल इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन द सेम गेम। ओके, ठीक है। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे 9 मैरिड कपल है, अपने को एक टेनिस गेम खेलना है मिक्स्ड, तो एक मेल होगा, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, इस तरीके से गेम होगा। तो अपन को ये देखना है कि ये गेम कितने तरीके से खेला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये मैटर करता है कि इस ग्रुप में ये भी मैटर करेगा, है ना, कौन किसके साथ है ये भी मैटर करेगा। बोल रहा है कि नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज इन द सेम गेम, है ना, सेम गेम में या तो एक साथ या एक दूसरे के अगेंस्ट भी नहीं खेल सकते। तो अपन ने बोला कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, 2 मेल चाहिए, तो 9 में से कोई 2 मेल उठा लिए, 9c2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब उन दोनों मेल जो है उनका जो फीमेल पार्टनर है उनको अपन नहीं उठा सकते, राइट, क्योंकि वो उस गेम में साथ में नहीं खेल सकते। तो 9c2 से 2 मेल उठाए, अब जो बाकी 7 कपल बचे उनमें से कोई 2 फीमेल उठा लिए, 7c2। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे पता है कि मेरे पास 2 मेल हैं 2 फीमेल है। कितने तरीके से गेम हो सकता है कि जैसे मेल 1 मेल 2, ऐसे मान लो फीमेल 1 फीमेल 2, या तो मैच ऐसे होगा इस तरीके से, या क्या होगा मेल 1 एंड फीमेल 2 ऐसे होगा, और मेल 2 एज इट इज ऐसे है, फीमेल 1 यहाँ होगा। यही 2 तरीके से आपस में मैच खेला जा सकता है। तो हर एक वो कॉम्बिनेशन 2 तरीके से मैच खेल सकता है इनटू 2। दिस विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 था। नेक्स्ट देखो 38 बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ना, काफी सिंपल है। 39 देखो,
द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 4 5 की पावर 4 माइनस के अपॉन 4 माइनस के फैक्टोरियल x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, गिवन है अपने को द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इज इक्वल टू 8/3। लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इज इक्वल टू 8/3। तो अपन को पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। कैसे, देखो नीचे अपने पास क्या है 4 माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल। ठीक, ऊपर है x की पावर k 5 की पावर 4 माइनस के। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये क्या बन रहा है मेरे पास 4ck, क्या बन रहा है 4ck इंटू 5 की पावर 4 माइनस के इंटू एक्स की पावर k फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 to 4। ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा अपने पास x प्लस 5 की पावर k, x प्लस 5 की पावर 4। इसका एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को 8/3। सॉल्व कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल था ये, है ना। तो 4 फैक्टोरियल इधर गया, x प्लस 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 64। x प्लस 5 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 2√2। अपने को चाहिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा -5 प्लस 2√2। दिस विल बी अवर आंसर। x की वैल्यू लार्जेस्ट जो इसको सेटिस्फाई करती है दैट विल बी 2√2 -5। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ AP आर नेचुरल नंबर्स if the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of first 11 terms। sum of first 7 terms क्या हो जाएगी अपने पास 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। 7 टर्म्स का सम 11/2 इंटू 2a प्लस 10d। ये क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ 11 टर्म्स का सम इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है 6/11। ठीक है, एंड द 7th टर्म लाइज इन बिटवीन 130 to 140। 7th टर्म मतलब हो जाएगा अपने पास a प्लस 6d लाइज बिटवीन मतलब दोनों के बीच में है। किस दोनों के बीच में 130 to 140। अब सारे इंटीजर्स से ही अपने को दिया हुआ है ना। ऑल द टर्म्स ऑफ AP आर नेचुरल नंबर्स, है ना, सब नेचुरल नंबर्स है। a प्लस 6d भी एक नेचुरल नंबर्स है ना। तो फर्स्ट टर्म भी नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब d भी एक नेचुरल नंबर होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, d जो कॉमन डिफरेंस है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 11 से 11 गया, 2a प्लस 6d इंटू 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 2a प्लस 10d। ठीक है, 14a प्लस 42d
12a प्लस 60d, 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 18d। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9d, रख दो यहाँ पे 9d प्लस 6, 15d होना चाहिए किससे किसके बीच में, 130 to 140। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 15 से डिवाइड करेंगे 8 पॉइंट समथिंग से लेके 9 पॉइंट समथिंग, तो d क्या आ जाएगा, इसका मतलब d इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 9। तो d एक बार 9 आ गया तो अपने पास सब कुछ आ गया, राइट। जो भी निकालना था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, तो d इज इक्वल टू अपने पास आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, L1 be the line of intersection of these two planes, L2 be the line of intersection of these two planes, then the distance of the origin from the plane containing L1 and L2। अच्छा, अपने को दिया हुआ है कि L1 be the line of intersection of these two planes, कोई दो प्लेन है, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये L1 है। ठीक, L1 निकाली जा सकती है कैसे, L1 की डायरेक्शन है N1 क्रॉस N2, दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर N1 क्रॉस N2, और कोई भी एक पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे तो L1 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा प्लेन भी अपन निकाल सकते हैं। एक अप्रोच अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग फाइंडिंग लाइंस, लाइन निकाल के। दूसरे का भी क्या हो जाएगा, ऐसे सिमिलरली दूसरा प्लेन भी निकल गया, P1 निकल गया, P2 निकल गया। ठीक है ना, सॉरी L1 निकल गई और L2 दोनों लाइन निकल गई। अब L1 और L2 को कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा होगा, वो हो जाएगा अपने पास L1 और L2 को कंटेन करने वाला। अब एक तीसरा प्लेन है जिसमें अपने पास क्या है, जिसमें अपने पास एक तरफ L1 है, दूसरी तरफ L2 है, तो उनका कोई भी पॉइंट L1 और L2 पे अपन ने बहुत सारे पॉइंट निकाले हैं L1 को निकालते वक्त भी निकाला है, तो कोई भी एक पॉइंट पता है उस प्लेन का और L1 पता है, L2 पता है, तो अपन उस प्लेन P3 जिसकी अपन बात कर रहे हैं उस प्लेन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब इस प्लेन का अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ऐसे ही सिमिलर तरीके से अपन ने करना है काम, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं अपन, P1 प्लस लेमडा P2 लिख दो, इसको लिख दो, इस L1 लाइन को लिख दो P1 प्लस लेमडा P2, इस L2 इस L1 से पास करता हुआ कोई प्लेन यदि लिखना चाहें तो L1 से पास करता हुआ कोई प्लेन क्या होगा, P1 प्लस लेमडा P2, और L2 से पास करता हुआ कोई प्लेन लिखना है तो P3 प्लस म्यू P4, जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई। अब ये दोनों प्लेन बिल्कुल सेम होने चाहिए, इन दोनों को कंपेयर कर दो तो यहाँ से लेमडा और म्यू भी मिल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्लेन क्या होने चाहिए, सेम, तो वहाँ से भी प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। दैट इज मेथड 2, वो भी अपन काम कर सकते हैं और वो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू दिस मेथड। में फिर से समझा रहा हूँ, P1 प्लस लेमडा P2, L1 से पास करता हुआ कोई प्लेन, L2 से पास करता हुआ कोई प्लेन होगा P3 प्लस लेमडा P4। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों लाइन से कोई पास करने वाला प्लेन होगा, तो L1 से पास करने वाला ये है, L2 से पास करने वाला ये है, तो ये दोनों प्लेन बिल्कुल सेम है ना। ये दोनों सेम कब हो गए, जब इन दोनों को अपन कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, x के जो कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, z के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो यदि सेम आ रहा है तो उसको सेम करके अपन लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लेट n बी द नंबर ऑफ एज इन विच at least 3 fruits can be selected out of 20 fruits in which 10 mangoes, 5 apples, 2 oranges and rest are different। 10 mangoes हैं, 5 apples हैं, 2 oranges हैं and rest are different। तो 20 में से ये अपने पास कितने हो गए, तो 3 डिफरेंट हो गए ना, डिफरेंट। इतने अपने पास फ्रूट्स हैं, टोटल 20 फ्रूट्स। अब अपने को
n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 3 फ्रूट्स इज सेलेक्टेड। कम से कम 3 फ्रूट सेलेक्ट हो, ये काम अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं अपन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो मेरे पास क्या है, टोटल अपन बोल सकते हैं कि टोटल कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, 10 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 में अपन ने बोल सकते हैं कि 2 की पावर, हर एक फ्रूट को 2 तरीके से या तो लिया या नहीं लिया, 2 की पावर 3। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। ये अपने पास कितना आएगा आंसर इसका, 1584, 1584, ठीक है। आउट ऑफ दीज फ्रूट्स, ये तो इनमें वो भी केस है जिसमें अपन ने एक भी सेलेक्ट नहीं किया, है ना। ये 1 1 1 और ये इनमें से जो 1 1 आ रहा है वो एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अपन ने बोला कि 0 सिलेक्शन वाला केस, एग्जैक्टली 0 सिलेक्शन, एग्जैक्टली 1 सिलेक्शन, एग्जैक्टली 2 सिलेक्शन, ये तीनों केसेस जिसमें से हटा दें तो कम से कम 3 फ्रूट हमेशा सेलेक्ट करेंगे अपन। तो अपन ने बोला टोटल माइनस ये तीनों हटा देते हैं। तो एग्जैक्टली 0 सिलेक्शन का क्या होगा केस, 1। एग्जैक्टली 1 फ्रूट सिलेक्शन, तो एग्जैक्टली 1 फ्रूट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो आप, या तो मैंगो उठा लो, या एप्पल उठा लो, या ऑरेंज उठा लो, या 3 डिफरेंट में से कोई एक एक उठा लो। तो 1 2 3 + 3 6, टोटल कितने फ्रूट्स हो गए। एग्जैक्टली 1 सिलेक्शन अपन 6 टाइप के फ्रूट है तो 6 तरीके से कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 फ्रूट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 फ्रूट का सिलेक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे, या तो 2 डिफरेंट हो या 2 आइडेंटिकल हो। 2 डिफरेंट कितने तरीके से कर सकते हो आप, 2 डिफरेंट का सिलेक्शन अपन ने बोला कि टोटल 6 है तो 6C2, कोई 6 डिफरेंट में से कोई भी 2 उठा लेते, 6C2 प्लस 2 आइडेंटिकल कितने तरीके से कर सकते हो, 3C1, इन बास्केट में से कोई भी 2 फ्रूट उठा लेते। तो ये टोटल कितना है एग्जैक्टली 2 का, तो 6 × 5 / 2, 15 + 3 18, 18 + 6 + 1, ये आ रहा है अपने पास। तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो माइनस कर दो इसमें से, है ना, दिस माइनस वॉट 1584, आंसर विल बी 1559, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे कर रहे हैं। द रिमाइंडर ऑफ दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। द रिमाइंडर ऑफ 4 to the power 87 प्लस 6 to the power 87 प्लस 32 when divided by 25। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, इसको लिख दो अपन 5 - 1 की पावर 87, इसको लिख दो 5 + 1 की पावर 87 प्लस 32 में अपने को 25 का डिवाइड करना है और रिमाइंडर मांग रहा है। इसका अपन यदि सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 87C 0 5 की पावर 0 -1 की पावर 87, ठीक है। 2 टर्म लिख दो, है ना, जो लास्ट टर्म लिख दो, चाहे लास्ट टर्म इसको 87C 87 लिख दो, बोले एक ही बात है, प्लस 87C
86, 5 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 86। इसके आगे जो होगा वो 25 होगा, उसके आगे का कोई मतलब नहीं है ना। और वो टर्म्स सारी पॉजिटिव में बहुत बड़ी होगी, पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यूज होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो 4 टू दी पावर 87 बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर उनके रेस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं। तो यहाँ जो नंबर आने वाला है इसके आगे वो 25 से डिविजिबल तो होगा ही, और पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको छोड़ सकते हो आप। 25 से डिविजिबल है तो वहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आप यहाँ से देखो 87C, इसको सॉल्व करते हैं तो 87C 87, 5 की पावर 0, 1 की पावर 87 प्लस 87C 86, 5 की पावर 1, 1 की पावर 86, ठीक है, प्लस 32। अब देखो ये आपस में क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ से देखो 2 इंटू 5 इंटू 87C1 87 और 1 टू द पावर 86, तो ये होगा, ये बचेगा प्लस 32, प्लस जो भी बचेगा उसमें रिमाइंडर वो 25 का डिविजिबल है ऑलरेडी, तो इसको 25 इंटू आई लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो रेस्ट हुआ उसको। अब इसमें 25 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ से रिमाइंडर आएगा 7, ठीक है, सही बात। और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। 25 का डिवाइड करेंगे, ये कितना लिखा हुआ है अपने पास? 870, 25 का डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 25 3 75, 120, 25 चौक 100। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से आएगा, इसको मैं लिख सकते हैं 25i2 प्लस 20, रिमाइंडर 20 आएगा। इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 7, दूसरे को लिख सकते हैं 25 इंटू आई। तो देखो 25 को एक साथ कर लो, बाकी रिमाइंडर बचा 27। 27 में अगेन 27 को अपन लिख सकते हैं 25 प्लस 2, तो रिमाइंडर फाइनली क्या है अपने पास? 2। समझ में आ रही बात? रिमाइंडर क्या है अपने पास? 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। 44, ए प्लेन पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इफ O इज द ओरिजिन एंड P इज दिस पॉइंट, देन द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन दिस प्लेन। सिमिलर सा क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि भाई इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की पहले इक्वेशन निकाल लो, नॉर्मल वेक्टर निकल गया अपने पास। अब अपने को बोल रहा है कि कोई OP है, ऐसा कोई वेक्टर है OP, उसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो किसी प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालना तो बहुत आसान काम है, राइट? ये प्रोजेक्शन निकालना तो आसान काम है। आपको ये थीटा पता है, आपको क्या निकालना है? मोड ऑफ P cos ऑफ थीटा। कैसे निकालेंगे? अपन आराम से निकाल सकते हैं। अपन ने बोला क्या करो आप, पहले P डॉट एंड से साइन कोस थीटा, ये वाला सॉरी, अपन मोड P साइन थीटा, ये यदि थीटा ले रहा है तो अपने को यदि प्रोजेक्शन निकालने तो अपन को चाहिए मोड ऑफ P साइन थीटा, मोड ऑफ OP या मोड ऑफ P व्हाटएवर, मोड ऑफ OP साइन थीटा चाहिए। अब मोड ऑफ OP साइन थीटा के लिए मोड ऑफ OP तो मेरे को पता है, पता निकाला क्या? सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अलग से अपन निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज P डॉट n का मोड अपॉन मोड ऑफ P मोड ऑफ n, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नहीं है, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखो, द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ दिस ऑफ द फॉर्म 4n + 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 5 में 4n + 1 टाइप के डिविजर्स कितने होंगे? ठीक है, ये काउंटिंग करनी है।
अब मैंने बोला कि 4n+1 कैसे बन सकता है। 4n+1 एक क्या है अपने पास ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर है। तो पहली बात तो वो ओड नंबर होगा, मतलब 2 की पावर 2 तो उसमें से हट ही गया। तो अल्टीमेटली इसके डिवीजन निकालने अपने को 4n+1 टाइप के। तो 4n+1 टाइप के तो कोई भी ओड नंबर होगा वो कैसा कैसा हो सकता है, या तो 4n+1 होगा ओड नंबर या 4n-1 होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी ओड नंबर हो दुनिया में वो इसी दो टाइप का पॉसिबल है, या तो 4n+1 टाइप का या 4n-1 टाइप का। तो 4n+3 यदि कोई बोलता है कि सर 4n+3 टाइप का भी तो हो सकता है। 4n+3 इज नथिंग बट 4n-1, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 3 -1, और कोई बोलेगा कि सर 4n-3 टाइप का भी तो हो सकता है। 4n-3 इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि यही दो टाइप है, डिफरेंट है, इसी टाइप का कोई ओड नंबर एग्जिस्ट करता है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डिविजर इस टाइप का होना चाहिए। डिविजर इस टाइप का कैसे होगा, अपने को निकालना क्या है, सम निकालना है या नंबर ऑफ डिविजर्स ही निकालना है। अपने को नंबर ऑफ डिविजर्स की काउंटिंग करनी है बस, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोला नंबर ऑफ टर्म्स, यदि नंबर ऑफ डिविजर्स की बात करें तो डिविजर्स किस किस टाइप का होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि यदि 4n+1 नंबर को किसी 4n+1 नंबर से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली नंबर अपने को 4n+1 टाइप का ही 4n+1 टाइप का मिलेगा। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 4n मान लो, ये n2 मान लो, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से डिविजिबल होगा, 4n1 4 से डिविजिबल होगा, 4n2 4 से डिविजिबल होगा। अल्टीमेटली मिला क्या मेरे को 1 × 1 जो है। तो इसमें इस टाइप के नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास 1 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है? दो जो कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैंने बोला 4n1 - 1 × 4n2 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर या नंबर किस टाइप का बनेगा, 4n-1, इस टाइप का बनेगा नंबर। बोलो, बात समझ में आ रही है? तीसरा अपन बात करते हैं 4n1 - 1 × 4n2 - 1, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर मिलने वाला है अपने को दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 4n-1। आप देख सकते हो बहुत आराम से इस बात को। n1 n2 यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये यदि अपने को समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को अपन आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके जो डिविजर्स है ना वो 4n+1 टाइप के कौन कौन से हैं, ये अपन चेक करते हैं। तो देखो 1 जो नंबर है वो 4n+1 टाइप का है, 3 जो नंबर है वो 4n-1 टाइप का है, 3 का स्क्वायर जो 9 है वो किस टाइप का है, 4n+1 टाइप का। ठीक बात, समझ में आ रही बात? तो दो कैटेगरी में बना रहा हूं। 4n+1 में क्या क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 की बात करें तो 27 है 4n-1 टाइप का। और 4n-1 टाइप का नंबर जो होगा वो होगा 3 का पावर 1 और 3 की पावर 3। ऐसे 5 की पावर की बात करें तो 5 की पावर सारी जो है 5 की पावर सारी 4n+1 टाइप की होगी। तो 5 की पावर 0 बोलो, चाहे 5 की पावर 1 बोलो, चाहे 5 की पावर 2 बोलो, चाहे 5 की पावर 3 बोलो, सारे के सारे नंबर जो होंगे वो अपना 4n+1 टाइप का होगा। फिर अपन 7 की पावर्स अपने पास 5 है, तो 7 की पावर्स की यदि बात करें तो 7 की पावर 0 जो है दैट इज 1, वो 4n+1 टाइप का होगा। 7 खुद नंबर, 7 नंबर क्या होगा, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर अपने पास है 4n-1 टाइप का। तो 7 की पावर 1 इधर आएगा। अब 7 × 7 करेंगे तो दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 4n-1, तो 4n+1 टाइप का बन गया। तो मतलब 7² 4n, फिर 7 क्यूब इधर आएगा, फिर 7 की पावर 4 इधर आएगा, फिर 7 की पावर 5 इधर आएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे?
क्लियर है पॉइंट? ये अपने को मिल गया कि कौन किस किस टाइप के हैं। अब जो नंबर्स आएंगे 4n+1 इंटू 4n+1 टाइप के, वो नंबर इसी टाइप के होंगे। तो अपन ने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो सारे 4n+1 टाइप के होंगे। बोलो, क्योंकि सब 4n+1 है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2 इंटू 4 इंटू 3 24। सिमिलरली यहां से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो है 4n+1 टाइप का है, दो 4n-1 को मल्टीप्लाई करके भी 4n+1 बनाया जा सकता है। तो ये 4n-1 का टाइप का और ये 4n-1 टाइप का आपस में मल्टीप्लाई करके 4n+1 टाइप का बना लेगा। तो अपन ने बोला, इसमें भी मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स यदि बात करें तो यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इनटू इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। इसको ये देखो 4n-1 टाइप का इनटू ये भी 4n-1 टाइप का कोई नंबर है, इनटू यदि 4n+1 का कोई मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा कि सर फिर 3 की पावर 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई? 3 की पावर्स तो अपन ले चुके हैं ना, 3 की पावर्स तो अपन ने ले लिया। 5 की पावर्स मैंने बोला कि इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, ये भी 4n+1 टाइप का है। ओवरऑल जो नंबर मिलेगा वो 4n+1 टाइप का ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अपने पास मिल रहा है ये 2 इंटू 3 इंटू 4 24 इस टाइप के नंबर होंगे। 24 यहाँ से मिल गया। अब इसमें एक नंबर की एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई। मेरे को पता है कि 4n+1 में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यदि लेते हैं अपन, तो 4n+1 में पहला जो नंबर मिलेगा दैट इज 5। तो 1 को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए अपन फाइनल आंसर यदि लिखते हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, 24 + 24 - 1 47 विल बी द राइट आंसर। तो ये एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपने को सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। Na = 3, Nb = 5, Fi is less than equal to Fj if I is less than j। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ सच मैपिंग्स आर n देन द सम ऑफ डिजिट्स इन n। अब ये एक तरीके से इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, बोल सकते हैं। बोलो, दिस इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यदि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन यदि ये रहा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन यदि ये रहा तो किस टाइप का होगा। अब इसको करने का एक तरीका तो ये है जो अपन बना सकते हैं इसमें केसेस बना के, कि मान लो 1 2 3 इसमें है, 4 5 6 7 8 ये 5 इसमें है। तो अपन ने बोला कि हो सकता है कि सारे के सारे 1 से कनेक्टेड हो, सारे के सारे ऑल कनेक्टेड विद 1। तो अपन ने बोला कि 5C1 में से कोई भी एक उठा लेते और तीनों से सेलेक्ट कनेक्ट होने का तरीका एक ही होगा, है ना।
दूसरा केस बनता कि कोई दो से सारे के सारे कनेक्टेड होते, तो मैंने बोला कोई दो से कनेक्टेड होते हैं मतलब 5 में से कोई भी दो उठाते अपन। कोई दो से कनेक्ट होने का तरीका क्या रहता? तरीका ये रहता, जैसे मान लो 4 और 5 मैंने ले लिए, तो 1 2 3 1 2 इससे कनेक्ट हो जाते हैं, 5 इससे कनेक्ट हो जाता है, या फिर 1 इससे कनेक्ट हो जाता है और 5 इससे कनेक्ट हो जाता है। यही दो तरीके हैं। तो 5C2 में दो कोई सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ अपने पास कितने तरीके बनते हैं? 2 तरीके। बात समझ में आ रही? सारे के सारे एक से कनेक्ट हो जाता, कोई 2 एक से, थर्ड, या क्या होता अपने पास 5 में से अपन 3 उठाते है ना, ये किसी 3 से कनेक्टेड होते, 3 से कनेक्टेड होते मतलब 5C3। अब 3 से कनेक्ट होने का तरीका तो एक ही है, क्योंकि आपस में ये चेंज नहीं हो सकता, Fi <= Fj। तो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये अपना आंसर है। कितना हो जाएगा? 5 + 10 × 2 20, सेकेंड का क्या रहा है 20, प्लस इसका कितना आ रहा है 10, कितना आ जाएगा 35। दिस इज मेथड 1। बट यहीं पे मान लो बड़ा हो जाता, तब अपन क्या करते? तब देखो करने का तरीका क्या है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये इसको नाम दे दिया X4। मान लो ये जो 4 वाला है X4 लोगों से कनेक्टेड है। X4 इज द नंबर, है ना, जितने से ये कनेक्टेड है। ये मान लो X5 लोगों से कनेक्टेड है, ये मान लो X6 है, ये मान लो X7 लोगों से, ये मान लो X8। नाम है, हो सकता था ये 2 से कनेक्टेड होता, हो सकता है ये 1 से कनेक्टेड होता। अब यदि आपने 2 और 1 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, टोटल तो अपने के पास अवेलेबल कितना है = टोटल सिलेक्शन, टोटल तो 3 अवेलेबल है, तो टोटल इनके नंबर्स का सम कितना हो सकता है? X4 इज द नंबर ऑफ X to which 4 is connected, X5 इज द नंबर ऑफ X to which, है ना, नंबर मतलब काउंट। जैसे मान लो 4 2 से कनेक्टेड होता मतलब 1 2 से कनेक्ट होता, और X7 मान लो 1 से कनेक्ट होता तो 3 7 से कनेक्ट होता। तो इसमें 2 वैल्यू डलती और इसमें 1 वैल्यू डलती। इस 2 1 का मतलब क्या है? ये 4 जो है वो 1 2 से कनेक्टेड है और 7 जो है 3 से कनेक्टेड है। अब इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इनके पास कनेक्ट होने की, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को दिया हुआ है। ठीक बात बोलो। अब इसमें वो सारे केसेस अपने आप आ जाएंगे, एक बार सोच के देखो। 4 5 6 1 1 1, तो 4 5 6 में ये 1 से कनेक्ट, ये 1 से कनेक्ट, ये 1 से कनेक्ट, ये 1 इधर दे देता मैं, ये आ जाता, ये 1 इधर दे देता, तो ये वाला केस भी आ गया। सारे केस आ रहे हैं कि नहीं बोलो। तो अल्टीमेटली इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेता हूं मैं। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे? 3 + 4C4, 7C4 इज द राइट आंसर, दैट इज अगेन 35। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Planes are drawn parallel to the coordinate planes through the points this, then the length of edges of the parallel point are। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। वो क्या हो जाएगी अपने पास? 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - 3, तो 2 - 6 - 8 इनका मोड। x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2, इनका मोड जो होगा वही अपने पास प्लेन बनेंगे। अब इन पॉइंट से निकलने वाले प्लेन, एक किसी दूसरा पॉइंट है उससे निकलने वाले प्लेन, तो आपस में जो प्लेन बनेगा वो इसी टाइप का तो कुछ बनेगा बोलो। ये पॉइंट यहाँ है, तो इनका जो डिफरेंस होगा y2 - y1, x2 - x1 एंड z2 - z1, तो ये डायरेक्टली 268, दैट विल बी अवर आंसर। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।